जय हिंद प्यारे साथियों। एक कहावत प्रचलित है हमारे बिहार में, नौकरी करम त सरकारी, नहीं तो बेचम तरकारी। जी हाँ, बिहार में और खास करके अगर उत्तर भारत की बात करें तो सरकारी नौकरी की ललक इतनी ज्यादा है, इतनी लोकप्रियता है सरकारी नौकरी की कि उसके पीछे युवा जो है दीवाने रहते हैं। जब भी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का एक कारण सरकारी नौकरी में जो मिलने वाली जो पेंशन की सुविधा होती थी, वह सुविधा इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात होती थी। साथ ही साथ यह भी कहा जाता था कि सरकारी नौकरी नौकरी के साथ भी है और नौकरी के बाद भी है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी के साथ और नौकरी के बाद तक का सफर जो है वह सरकारी नौकरी का है। और यही नौकरी के बाद तक की जो बातें हैं ना, यही बातें सरकारी नौकरी के साथ पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान को जोड़ती है। इस प्रावधान को जोड़ती है तो पेंशन से जुड़े हुए प्रावधान को। आपको जैसा कि पता होगा कि अभी वर्तमान में पेंशन के इशू को लेकर के काफी ज्यादा सुगबुगाहट चल रही है और इसी बीच में भारत सरकार ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की कर दी है और कहा गया है कि इसे एनपीएस से हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज करके ला रहे हैं। तो अब यही क्या है भाई, एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस, इसके बीच में जो अमूमन भारत की जनता जो झूल रही है झूले पर, आखिर इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे की बात क्या है, आज हम उन्हीं सारे पहलुओं पर डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे पॉइंट में आपको उनके डिफरेंस को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है यूपीएस की। अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास दिख रहा है यूपीएस, इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अभी आया है। एक आप इधर देख रहे होंगे एनपीएस, जिसका पूरा नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। और एक ये जो हमारे पास है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस इसे कहते हैं। कर्मचारी संगठनों के बीच में ओपीएस काफी ज्यादा लोकप्रिय है। बीच में एनपीएस आया हुआ था तो एनपीएस को लेकर के काफी नाराजगी थी और अब तो बात आ गई यूपीएस की। तो अब हमें इन्हीं सारे पहलुओं के भीतर देखना है। आपको यह समझना है कि 2004 से पहले जो भी लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी, उन सभी लोगों को ओपीएस का लाभ मिलने की बात थी। 2004 से यानी कि 1 जनवरी 2004 से अगर बात करें तो ओपीएस के फायदे को बंद कर दिया गया और वहां से फिर एनपीएस की प्रणाली को लागू की गई। और ये जो एनपीएस प्रणाली थी, तत्कालीन जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनके द्वारा लाई गई थी। और यह भी कहा गया था कि जो 2004 में सरकार जो बदली थी अटल जी की, उसके पीछे एक एनपीएस का लाना भी था और सरकारी कर्मचारी जो थे उनका एक अच्छा खासा वर्ग सरकार से नाराज हो गया था। तो यह नेशनल पेंशन स्कीम का जो हमारा अगर सिस्टम हम लोग बात कर रहे हैं तो 2004 से लेकर के 2024 की अवधि तक ये लागू होगा। और यूपीएस की जो बात आई है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसे हम लोग 1 अप्रैल 2025 से लागू करेंगे। अब आखिर ये क्या चीजें हैं और इसको लेकर के खास करके कांग्रेस शासित राज्यों में और कांग्रेस पार्टी जो ओपीएस को काफी ज्यादा चुनावी कह सकते हैं कि सभा में इसको लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव रही है कि हम सरकार में आएंगे तो ओपीएस लागू करेंगे, एनपीएस को हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे के अंतर्गत, किसी ना किसी पॉइंट के अंतर्गत किसी में फायदे दिखेंगे आपको तो किसी में नुकसान दिखेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं पहलुओं के भीतर हम इन सारे चीजों को समेटने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखें, समझें इस पर। ये हालिया जो बात है, यह बात आई है 24 अगस्त 2024 को। कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को क्या किया, तो अप्रूव कर दिया। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर इमेज आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इमेज पढ़ रहा हूं, क्या लिखा हुआ है। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव्ड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दैट मींस यूपीएस। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द यूपीएस आर। अब ये नीचे यूपीएस के क्या दिए गए हैं बच्चे, तो यूपीएस के सैलिएंट फीचर्स दिए गए हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई हैं। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको इन सारे पहलुओं को एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। जो यूपीएस के जो फीचर्स हैं, यूपीएस के फीचर्स को मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। आप इसे ऐसे समझिएगा। देखिए,
यूपीएस की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो अमूमन आपको ऐसे समझना है यूपीएस की मुख्य विशेषताओं के बारे में, एकदम आराम से समझिए। देखिए है क्या यूपीएस के साथ में, तो यूपीएस की मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें सुनिश्चित पेंशन यानी एक फिक्स पेंशन इसमें कर दिया गया है व्यवस्था, जो कि एनपीएस में नहीं था। एनपीएस में नहीं था, इसी कारण से एनपीएस में क्या हो रहा था, काफी ज्यादा एनपीएस का विरोध था। साथ ही साथ दूसरा है सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, यानी इसमें सुनिश्चित फैमिली पेंशन की भी बात है। अगर किसी पर्सन का नौकरी के बाद में यानी पेंशन ड्यूरेशन के पीरियड में भी अगर डेथ हो जाता है तो उनके परिवार को भी पेंशन मिलेगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, इसमें एक मिनिमम पेंशन का भी प्रावधान किया गया है यूपीएस के भीतर। और साथ ही साथ मुद्रास्फीति सूचकांक, यानी इसको मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ भी जोड़ दिया गया है और कहा गया है कि वर्ष में अगर 2 बार डीए का जो कैलकुलेशन होता है तो उसका बेनिफिट पेंशन भोगी वर्ग को भी मिलेगा। और हमारे पास अगर बात करें पांचवा इसका प्रोविजन, तो ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान की भी बात है। यानी ग्रेच्युटी जो मिलती है सेवानिवृत्ति पर, उसके अलावा एक मुश्त भुगतान का भी प्रावधान यहां पर है। तो इन पांचों पॉइंट्स को अभी हम थोड़ा सा अप्लाइड वर्जन में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। उसके बाद यूपीएस की तुलना करेंगे ओपीएस से, एनपीएस से, और फिर तमाम सबके पहलुओं को समेटते हुए एक कंक्लूड जो हम लोग करेंगे, उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उसको आप अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए सुनिश्चित पेंशन क्या है, जो सुनिश्चित पेंशन की बात की गई है, आखिर ये सुनिश्चित पेंशन की बात क्या है? इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त और औसत मूल वेतन का 50% उसको मिलेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा वो कर लेता है तो उसको क्या मिलेगा, पहले अंतिम 12 महीनों के जितना औसत मूल वेतन है, उसका जो मूल वेतन का औसत का 50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दूसरा है, यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक से कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए। यानी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए। अगर 10 वर्ष से लेकर के कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु तक सरकारी नौकरी में है तो उसे पेंशन तो मिलेगा, लेकिन इसी आनुपातिक दृष्टि से प्रोपोर्शनल रेशियो में मिलेगा। अब प्रोपोर्शनल रेशियो के लिए कौन सा फॉर्मूला फिक्स किया जाएगा ये बाद में सरकार तय करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 वर्ष अगर आयु पूरी कर लेता है तो उसको क्या मिलेगा, जो लास्ट 12 महीना में उसको जो मूल वेतन मिला है, बेसिक पेमेंट का ध्यान रखना है, बेसिक पेमेंट के एवरेज का 50%, ये पॉइंट, बेसिक पे के पिछले 12 महीने के बेसिक पे के, ये टर्म ध्यान रखना है, बेसिक पे के एवरेज का 12 महीने के एवरेज का 50% जो होगा उसको क्या मिलेगा, तो पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 साल से 25 साल के भीतर क्या मिलेगा उसे, तो यहां पर प्रोपोर्शनल दृष्टि से क्या किया जाएगा, इसको फिक्स किया जाएगा। अभी खास करके कैलकुलेट नहीं किया गया है, इसको नहीं बताया गया है, आगे जब भी बताया जाएगा तो इसके बारे में क्लियरेंस आ जाएगी कि किस तरह से और कौन से फॉर्मूले पर यह चीज चलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। कहा गया है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से ठीक पहले जो उसकी पेंशन थी, उसकी पेंशन का 60% मिलेगा। इस पॉइंट पर आपको फोकस करना है, पेंशन का 60% मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले अगर 50,000 पेंशन पा रहा है तो उस 50,000 का उसकी जो फैमिली को पेंशन मिलेगा, फैमिली जो पेंशन होगा वह 50,000 का 30% होगा। इस 50,000 का क्या हो जाएगा, इस 50,000 का क्या हो जाएगा, 60% होगा। तो 50,000 का 60% का मतलब हो गया कि उसे 30,000, उसकी फैमिली को 30,000 का पेंशन मिलेगा। ये टर्म हमें ध्यान में रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन का 60% देने की बात कही गई है। अब अगर बात करते हैं न्यूनतम पेंशन क्या है, देखिए कोई व्यक्ति अगर 10 वर्ष की सेवा कर लेता है और 10 वर्ष की सेवा करने के बाद मान लिया जाए वो किसी कारणवश से अपनी नौकरी छोड़ देता है तो उसको सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। ये हो गया न्यूनतम पेंशन, यानी न्यूनतम पेंशन भी फिक्स कर दिया गया है। और यह न्यूनतम पेंशन कितनी होगी, तो 10,000 रुपए प्रति माह होगी।
मुद्रास्फीति सूचकांक। अब मुद्रास्फीति सूचकांक से कैसे एडजस्ट किया गया है? सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यानी तीनों पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत मिलेगा। यानी इसमें डेयरलेंस अलाउंस जो मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, महंगाई भत्ता जो मिलता है उसके आधार पर भी क्या होगा, पेंशन को रिवाइज किया जाएगा साल में 2 बार। ध्यान रखना है, महंगाई भत्ते के आधार पर जो वर्ष में 2 बार पेंशन को भी क्या किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। वर्ष में 2 बार निर्धारण होगा, किसके बेस पर? तो डीए के बेस पर। अगर बात करते हैं ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान का भी प्रावधान है। कहा गया है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान भी मिलेगा और इसके लिए पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। जो आपकी पेंशन की रकम है उसके लिए, मतलब जो एक मुश्त भुगतान मिलेगा उसके लिए पेंशन में कटौती नहीं होगी। ये पॉइंट याद करना है आपको कि पेंशन में कटौती नहीं करने की बात की गई है, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा अब समझते हैं एनपीएस और यूपीएस का बेसिक डिफरेंस क्या है। एनपीएस और यूपीएस के हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करना चाहते हैं और इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक तरफ हमारे पास है एनपीएस, यानी कि नेशनल जो पेंशन स्कीम है उसकी बात। इसके तहत कर्मचारी अपने वेतन का 10% योगदान करते थे, जबकि सरकार 14% योगदान देती है। अभी आपको समझना है, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आगे समझाऊंगा ओपीएस के साथ में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एनपीएस के तहत कर्मचारी को अपना जो बेसिक वेतन मिलता था, जो मूल उसको सैलरी मिलती थी, वह और डीए को मिला करके वो क्या करता था, अपने वेतन का 10% वो योगदान करता था और साथ ही साथ सरकार 14% का योगदान देती थी। इस कोष को, यानी जो ये फंड धीरे धीरे मिलता था, जमा होता था, म्यूचुअल फंड की तरह सरकारी प्रतिभूतियों, इक्विटी और कॉरपोरेट बॉन्ड के मिश्रण में निवेश किया जाता है। यानी कि एनपीएस में जो आप अपना 10% जमा करते हैं और आपके वेतन का 14% जो सरकार जमा करती है, यानी कुल 24% पैसा जो कहे मार्केट में लगा हुआ है। और मार्केट में जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट का जो यहां पर ट्रेड होता है, उस तरह से आपका पैसा बाजार में लगता है। मतलब एनपीएस बाजार की जोखिमों के अधीन है, यह बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात, रिटायरमेंट के बाद कोष का 40% हिस्सा वार्षिकी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और कहा जाता था क्या कि जैसे आप रिटायर हुए तो यहां पर पेंशन का बात नहीं था, रिटायरमेंट के बाद आपको 60% जो आपका पैसा मार्केट में जमा हुआ है, अब मार्केट के फ्लक्चुएशन का जो रेट रहेगा, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो ओके, प्रॉफिट में है, अगर आप लॉस में हैं तो लॉस में है। तो आपको मान लिया जाए 100 रुपया आपने निवेश किया है उस समय तक, तो आपको 60 रुपया मिलेगा और 40% हिस्सा आपको एन्युटी के तौर पर निवेश करना होगा और यही 40% हिस्सा का आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। समझ रहे ना बात को, यह चीज यहां पर थी। उसी 40% हिस्से पर मार्केट कैप का जो रेशियो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें भागीदारी होगा और 60% पैसा आप क्या कर सकते थे, यहां से निकाल सकते थे, ये पैसा आपको मिलेगा। दूसरी बात, अब देखिए यूपीएस के तहत दूसरी ओर यूनिफाइड पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% गारंटेड पेंशन प्रदान करती है, जिन्होंने 25 साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है। जो 25 वर्ष या उससे अधिक समय तक सेवा कर लिए हैं तो उनके 12 महीनों के औसत वेतन का 50% गारंटीड पेंशन प्रदान कर रही है कौन? यूपीएस। यूपीएस के तहत सरकार का योगदान 18.5% निर्धारित है। अब समझना है, एनपीएस में सरकार 14% योगदान करती थी और यहां पर 18.5%, जबकि कर्मचारी का योगदान 10% पर बना हुआ है। यानी यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा 10% लग रहा है, सरकार अपनी तरफ से 18.5% दे रही है। इसके अतिरिक्त यूपीएस में कम से कम 10 साल तक काम करने वालों के लिए 10,000 रुपए का न्यूनतम मासिक भुगतान, साथ ही एक मुफ्त सेवानिवृत्ति लाभ शामिल है। वो प्रावधान आपको एनपीएस में देखने को नहीं मिलता है। यहां जैसे एनपीएस क्या है, बाजार की जोखिमों के अधीन है, यूपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो एश्योर्ड पेंशन की बात पहले ओपीएस में की जाती थी वह एनपीएस में नहीं थी और यूपीएस में उसको करने की कोशिश की गई है। जब हम यूपीएस और ओपीएस को समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको और ज्यादा क्लियर दिखेगा,
एक और बात समझिए, एनपीएस गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए भी था और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए भी एनपीएस था। जबकि अगर मैं बात करूं, यूपीएस जो है यह अभी के दृष्टि के अकॉर्डिंग यह गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए है और कहा जा रहा है कि कुल 23 लाख जो अभी सरकारी कर्मचारी हैं वह इससे लाभान्वित होंगे। कुल 23 लाख सरकारी कर्मचारी इससे लाभान्वित होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है, एक सवालिया निशान तो यह है ना कि जो एनपीएस में जिनका पैसा इन्वेस्ट हो रखा है उनका क्या। तो सरकार ने कहा है कि हम एक मौका देंगे उनको एनपीएस से यूपीएस में ट्रांसफर होने का, चाहे तो वो एनपीएस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर वो एनपीएस से यूपीएस में क्या कर सकते हैं, तो एक अवसर मिलेगा उनको ट्रांसफर होने का। तो ट्रांसफर होने का अब अगर प्रोसेस मिलता है तो जो उनकी पैसे मार्केट में अभी तक इन्वेस्ट हुए हैं उसका आखिर क्या होगा, यह भी एक सवालिया निशान है। अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जैसे ही स्पष्टीकरण आएगा तो फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आगे। अब देखिए, ओपीएस और एनपीएस में अंतर को समझिए। ओपीएस और एनपीएस के अंतर को जब आप समझेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। देखिए, ओपीएस और एनपीएस में पेंशन के गणना का आधार क्या होता था, पेंशन काउंटिंग किस बेस पर होता है। यूपीएस और ओपीएस दोनों ही सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है, ये ध्यान रखना है। यूपीएस भी ओपीएस भी, यानी यूपीएस भी जो थी वह केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, जबकि एनपीएस सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए थी। लेकिन पेंशन की गणना करने के तरीके में दोनों योजनाओं के बीच काफी अंतर है, यह टर्म ध्यान में रखना है, दोनों के बीच अंतर है। यही पॉइंट आपको समझना है, जिसको लेकर के जो कर्मचारी संगठन है वो अभी भी यूपीएस का विरोध कर रहे हैं और एनपीएस की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, किसकी डिमांड कर रहे हैं, इसकी, कि भाई हमको ओपीएस ही दीजिए, यूपीएस नहीं दीजिए। यहां हो जाएगा यूपीएस और यूपीएस में अंतर। अब समझना है, ओपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता डीए के साथ 50% पर तय की गई थी। मतलब समझिए कि यहां पर कहा गया है ओपीएस के तहत जो आपका पेंशन निर्धारित होता था, जो लास्ट मंथ में आपने जितनी सैलरी उठाई है, चीजों को समझना है। ओपीएस के तहत जो पेंशन डिसाइड होता था वह डिसाइड कैसे होता था, लास्ट महीने में आपके नौकरी के जिस लास्ट मंथ में आप रिटायर होने जा रहे हैं उस मंथ में जो आपने अपना वेतन उठाया है, मूल वेतन, बेसिक और प्लस डीए, ध्यान रखना है, बेसिक और डीए, ये बड़ा पॉइंट है। बेसिक और डीए का 50% तय किया गया था, क्या, ओपीएस में। इसमें क्या है, इसको समझना है। यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन प्लस डीए होगी और इसका 50% होगी। औसत मूल वेतन प्लस डीए का 50% होगी, यह टर्म याद रखिएगा। यह सबसे बड़ी बात बोली जा रही है यहां पर। सपोज मान लिया जाए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, काम करने के पीरियड में लास्ट 12 महीने में अंतिम समय तक जाकर के उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, तो अंतिम समय में जाकर के उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई तो उसको 50% जो मिल रहा है उस बेस पर मिल रहा है। एवरेज काउंटिंग में क्या हो रहा है, वो रेशियो कम हो जा रहा है। 12 महीनों के एवरेज काउंटिंग की अगर बात करेंगे, किसी महीने में कम, किसी महीने में ज्यादा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात आई किसके साथ में, यूपीएस के साथ, और ओपीएस का जो डिफरेंस है। फिर हम लोग ओपीएस और यूपीएस के डिफरेंस में आगे बात करते हैं। देखिए, यूपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पिछले 12 महीनों के वेतन प्लस डीए के औसत का 50% देने की बात की गई। अब समझना है, यानी अगर किसी कर्मचारी को सरकार के साथ अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ महीनों के लिए उच्च वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो उसे अंतिम आहरित वेतन का 50% नहीं मिलेगा। किसमें, अभी जो नया आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में, बल्कि थोड़ी कम राशि मिलेगी, क्योंकि ये पिछले महीनों के 12 महीनों के औसत का 50% है ना। तो ये विरोध हो रहा है यूपीएस और इसको, ओपीएस को लेकर के और यूपीएस को लेकर के, कि भाई इस बेस पर जो कैलकुलेशन है उस बेस पर ओपीएस बेहतर है। दूसरी बात, कर्मचारियों को यूपीएस में योगदान देना है। कर्मचारियों को क्या करना है, तो यूपीएस में योगदान देना है। इसको समझिए, यूपीएस के तहत एक कर्मचारी को पेंशन फंड में योगदान देना होता है
और यह नेशनल पेंशन सिस्टम में कर्मचारी के योगदान के समान है। जैसे एनपीएस में कर्मचारी 10% अपना जो एम्प्लॉय है यानी जो वर्कर है वो 10% योगदान दे रहा है, ऐसा ही योगदान यूपीएस में देना है। जबकि यह चीज ओपीएस में नहीं था, ये आपको समझना है। ओपीएस में कर्मचारी की कंट्रीब्यूशन नहीं था, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन नहीं था, कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन नहीं था बच्चा। किसमें? ओपीएस में। यह सबसे बड़ी बात थी, यानी सरकार अपनी तरफ से जमा करती थी पैसा और वो अपने तरफ से उसको जमा करके बाद में देती थी। इसलिए तो सरकार के द्वारा कहा गया ना कि भाई इससे क्या हो रहा है, हमारे पास कोई पेंशन के लिए अलग से कोई मद भी नहीं है, कोई बजट भी नहीं है, और इसी कारण से क्या हो रहा है कि एक बहुत ज्यादा जो सरकार पर बोझ बढ़ रहा है राजस्व का, खर्च का, वो पेंशन में जा रहा है। इसी कारण से सरकार ने इस बोझ को खत्म करने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया था। अब देखना है, कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% यूपीएस में योगदान करना होगा। सरकार भी यूपीएस में योगदान देगी, जो 14% जो एनपीएस में होता है उससे ज्यादा बढ़ा करके 18.5% सरकार दे रही है। एनपीएस के तहत सरकार वर्तमान में 14% योगदान देती है, जबकि कर्मचारी एनपीएस में 10% योगदान देते थे। ओपीएस के तहत कर्मचारी योगदान नहीं करते थे, यानी जो आपको पेंशन मिलता था, पेंशन एक तरफ से सरकार की तरफ से दिया जाता था। आपको क्यों दिया जाता था? कि आपने जो काम किया है पिछले कुछ समय तक, सरकार के लिए जो काम किया है ना, उस काम के एवज में सरकार आपको दे रही है कि आपने इतनी सेवा की है तो हमारा भी कुछ जिम्मेदारी है, दायित्व है, लोक कल्याणकारी नेचर है, इस कारण से हम आपको अपनी तरफ से ये दे रहे हैं। अब फिर से ओपीएस और यूपीएस में डिफरेंस हम लोग बात करते हैं। कर लाभ, टैक्स बेनिफिट क्या है? केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी वर्तमान में एनपीएस योजना में सरकार के योगदान के लिए कर लाभ के लिए पात्र है। अगर एनपीएस में जो आपका सेविंग्स हुआ है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं? टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के तहत पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 14% की कटौती उपलब्ध है। क्योंकि ओपीएस में कोई कर्मचारी योगदान नहीं था, ओपीएस में तो कर्मचारी का योगदान नहीं होता था, इसलिए कोई कर लाभ वहां पर उपलब्ध नहीं था। सरकार को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या कर्मचारी और सरकारी योगदान किसी भी कर लाभ के लिए उपलब्ध हैं? किसके लिए? तो यूपीएस में, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अभी इस पर क्लियर नहीं हुआ है कि टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओपीएस में तो नहीं मिलता था, एनपीएस में मिलता था। अब बात करते हैं फिर से ओपीएस और यूपीएस में अंतर। यूपीएस में उच्च सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन है। यूपीएस न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के समय 10,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। सरकार के पेंशनर पोर्टल के अनुसार न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 10 साल की न्यूनतम सेवा के बाद 9,000 रुपए प्रति माह है। किसके अकॉर्डिंग? ओपीएस के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको बता दूं, ओपीएस में ये 25 वर्ष और 10 वर्ष का कोई क्लाउज नहीं था। अगर आपने सरकारी नौकरी कर ली और आपका सर्विस पीरियड पूरा हो गया, मतलब सर्विस पीरियड का मतलब आपका जो सर्विस का जो जांच होता है, अगर वो वेरीफाई हो गई तो उसके बाद आप पेंशन के हकदार हैं। यहां पर वो व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है ना? ये टर्म ध्यान में रखना है। दूसरी बात, सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है यूपीएस के साथ में कि यूपीएस में कहा गया है कि अगर डेथ होता है किसी पर्सन का तो उनकी फैमिली को जो पेंशन मिलेगा वो उसके पेंशन का 60% मिलेगा। ओपीएस में यह प्रावधान नहीं था। ओपीएस में प्रावधान था कि जितना पेंशन मिल रहा है उतना ही पेंशन क्या होगा, उसको मिलेगा, उसकी फैमिली को मिलेगा। ठीक है, तो यह टर्म भी इसको अलग करता है। अब देखना है एक टर्म और, पेंशन में कटौती या पेंशन के कम्युनिटेशन के बिना एकमुश्त भुगतान। एकीकृत पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान देती है। एकमुश्त भुगतान की गणना सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धि, जो उसको मंथली जो अलाउंस मिलता था, वेतन मिलता था, कि 1/10वें भाग के रूप में प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए की जाएगी। सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। जो थोड़ी देर पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो एकमुश्त भुगतान दिया जाएगा रिटायरमेंट के समय, उसके कटौती के लिए पेंशन से रकम नहीं निकाली जाएगी। यह ओपीएस से बेहतर यहीं पर बेहतर प्रतीत है, क्योंकि ओपीएस के तहत पेंशन के कम्युटेशन के माध्यम से सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त राशि ली जा सकती थी। आप क्या किए, मान लिया जाए
पेंशन का कम्यूटेशन किए, कैलकुलेशन उसका कम्यूटेशन जो हो गया वो कर चुके, और उसके बाद एकमुश्त राशि आप वहां से ले लिए, और जैसे ही एकमुश्त राशि लेते थे तो आपकी पेंशन राशि जो होती थी वो कम हो जाती थी। लेकिन यहां पर सरकार ने कहा है क्या कि कम नहीं होगी, तो ये विकल्प जो है, ये ऑप्शन जो है बेहतर प्रतीत होता है। अब थोड़ा सा एक और आप देख लीजिए, देखिए एक डायग्राम में तीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर फीचर्स बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, फैमिली पेंशन, रिस्क क्या है। देखिए ओपीएस, एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हम लोग बात कर रहे हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए पेंशन अमाउंट ओपीएस में क्या था, लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%। यहां पर क्या है, मार्केट लिंक्ड पेंशन था। यहां पर डिफाइंड पेंशन कुछ भी नहीं था एनपीएस में, विद द वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड। आपका इन्वेस्टमेंट फंड किस तरह से वहां पर परफॉर्म कर रहा है, उसके बेस पर आपका जो 40% वहां पर गया है पैसा, उससे पैसा से क्या होगा आपका डिसाइड होगा। तो यहां पर कोई फिक्स पेंशन की बात नहीं थी। हो सकता है कि आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, हो सकता है कुछ भी ना मिले। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है, गारंटेड पेंशन है, बट 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ बिफोर रिटायरमेंट। यानी मैंने बताया था ना कि बेसिक पे का जो एवरेज, जो पिछले 12 महीनों का जो एवरेज रिटायरमेंट ईयर का, उस पर कैलकुलेट होगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स, इसमें एडजस्ट किया गया था इन्फ्लेशन थ्रू डीए के द्वारा। इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं था एनपीएस में, और इसमें भी जो है इसको बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसमें भी यानी इसको क्या किया गया है, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो प्राइस इंडेक्स है उसके बेस पर इन्फ्लेशन को यहां पर फिक्स किया गया है, डीए को फिक्स किया गया है। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन में, ओपीएस में इंप्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता था। नेशनल पेंशन स्कीम में अपने बेसिक पे और डीए का 10% देना होता था, और यूपीएस में भी देना है। यही जो है ओपीएस को बेहतर साबित करती है, और अगर सरकार की दृष्टि से देखें तो यह बेहतर है, क्योंकि यहां पर सरकार को क्या बोझ सरकार पर कम पड़ता है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट इसमें फुल फंडिंग दे रही है, किसमें, ओपीएस में। यूपी और एनपीएस में क्या था, गवर्नमेंट 14% देती थी आपके बेसिक पे और डीए का, जबकि यूपीएस में क्या है, 18.5% गवर्नमेंट दे रही है आपके बेसिक पे और डीए का। फैमिली पेंशन ये था, कंटिन्यू आफ्टर रिक्वायर्ड डेथ। जब किसी पर्सन का क्या था, जब डेथ हो जाता था तो डेथ के बाद में उसकी फैमिली को पेंशन मिलता था, उतना पेंशन मिलता था जितना उस व्यक्ति को मिलता था पेंशन, वही पेंशन उसकी फैमिली को मिलेगा, उस पेंशन में कटौती नहीं होगी। यहां पर क्या है, जो पैसा जो इन्वेस्ट था वो क्या हो जाएगा, उसके इंडिपेंडेंट को मिलेगा, डिपेंडेंट को मिलेगा। यहां पर क्या है, इट इज 60% ऑफ इंप्लॉयज पेंशन। यहां पर इंप्लॉय के पेंशन का 60% मिलेगा। क्लियर है ना, यहां पर रिस्क नहीं है, यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है नेशनल पेंशन स्कीम में, और यहां पर कम रिस्क है किसके तुलना में, एनपीएस की तुलना में। तो ये मैंने आसान भाषा में आपको ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस समझाने की कोशिश की है। ऐसे तमाम वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहें, फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई नए नवीन वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए जय हिंद।